करते हैं राजस्थान कला संस्कृति। पहला, प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थान री मुख्य बोलियां मानी है। बताओ देखे, 4 नाम लिखियोड़ा है। आंतुणी राजस्थानी, सारे टॉपिकों के प्रश्न है, ऐसा नहीं कि केवल भाषा बोलियां साहित्य सब टॉपिक आएंगे, लेकिन भाषा बोलियां साहित्य से अपन शुरू करते हैं। तो आज मीडियम लेवल के क्वेश्चन के हिसाब से अपन बात करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आगे के स्तर को बढ़ाते जाएंगे। पहला, प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी राजस्थानी री मुख्य बोलियां मानी है। आंतुणी राजस्थानी, आंथुणी ऊपर बिंदी आएगी, आंथुणी राजस्थानी, आंथुणी राजस्थानी, अगुणी राजस्थानी, यहां भी बिंदी आएगी, अगुणी राजस्थानी, उत्तरादी राजस्थानी और दिखनादी राजस्थानी। 1 2 3 4 20 सभी, हाँ लगभग लगभग सही बता रहे हैं, कुछ गलत भी बता रहे हैं, कई सारे लोग सही भी बता रहे हैं। प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी, हम जानते हैं कि जब बोलियों का वर्गीकरण होता है तो बोलियों के वर्गीकरण में कई सारे लोगों के नाम दिए जाते हैं। बोलियों के वर्गीकरण के अंदर हम जानते हैं कि एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, इन्होंने बोलियों का वर्गीकरण किया था। एक नरोत्तम दास स्वामी थे, नरोत्तम दास स्वामी, इन्होंने वर्गीकरण किया था। एक आपके वर्गीकरण करने वाले मोतीलाल मेनारिया थे, मोतीलाल मेनारिया, और एक थे एलपी टेसिटोरी, लुइस पियाजे टेसिटोरी। इन 4 लोगों को, वैसे वर्गीकरण और भी खूब सारा है, बिल्कुल जिसने भी ए बताया है उनका सही आंसर है। कईयों को उत्तर जानने की जल्दबाजी है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन साथ के साथ यह भी जान लें कि बोलियों के वर्गीकरण में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों के 5 प्रकार बताए थे। याद है 5? पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी यानी निमाड़ी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी यानी मालवी और आंगरी, आपके उत्तरी पूर्वी राजस्थानी यानी मेवाती और अहिरवाटी, और मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी। नरोत्तम स्वामी ने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी को अपने राजस्थान में उत्तरादी कह देते हैं, दक्षिणी को दिक्नादी कह देते हैं, पश्चिमी, आंतुणी का मतलब पश्चिमी होता है, पश्चिम का मतलब राजस्थान में आंतुणा, अगुणी का मतलब पूर्वी होता है, आपके उत्तरादी का मतलब उत्तरी और दिक्नादी का मतलब दक्षिणी। तो ये उत्तरी दक्षिणी दिया था, तो ए जिसने भी बताया उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। श्रीधर व्यास की लिखियोड़ी काव्य कृतियां कौन कौन सी है? श्रीधर व्यास के बारे में तो जानते ही है। श्रीधर व्यास की सबसे इंपॉर्टेंट जो कृति है वो रणमल छंद है। उनमें से रणमल छंद तो यहां ऑप्शन में नहीं है, लेकिन श्रीधर व्यास की लिखियोड़ी काव्य कृतियां कौन कौन सी है? बीसलदेव रास और हंसावली, हंसावली रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास कवित भागवत, सप्तशती राजचंद्र कवित भागवत। देखिए कौन सा सही बता रहे हैं? हाँ, ए बी सी डी। श्रीधर व्यास लिखियोड़ी प्रमुख रचनामा है, गड़बड़ हो रही है भाई ऐसे तो। श्रीधर व्यास की प्रमुख किताब है रणमल छंद, ध्यान रखना रणमल छंद। लगभग 70 से 75 उसके अंदर पद्य है, और इसमें पाटन के जफर खां, पाटन के जफर खां और रणमल, रणमल जोधपुर के रणमल, उनके बीच के अंदर युद्ध का वर्णन इस रणमल छंद के अंदर है, और ये प्राचीन राजस्थानी की बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो ये तो आप जानते हो, लेकिन बीसलदेव रासो और हंसावली ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो जो भी बता रहे थे, बीसलदेव रासो किसकी किताब है? बीसलदेव रासो। तो आप बताएंगे सर ये तो नरपति नाले की है। हंसावली असाहित कवि की किताब है, असाहित कवि की। और याद रखना प्रेम काव्य है, प्रेम काव्य है। तो हंसावली तो असाहित कवि की किताब है, मतलब ए तो जो बता रहा गलत है। हंसावली हो नहीं सकती, रेवंतगिरी रास हो नहीं सकती, हंसावली असाहित कवि की है। रेवंतगिरी रास आ रही है, मतलब जैन साहित्यकार होना चाहिए, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं भाई। जो रास जिसके नाम के पीछे आता है, राजस्थानी भाषा का मूल स्वरूप रास किताबों में मिलता है। रास नाम आएगा, इसका मतलब जैन शैली की रचना होगी। जबकि श्रीधर व्यास नाम से पता, व्यास, व्यास मतलब ब्राह्मण साहित्यकार रहते, और ब्राह्मण साहित्यकार है तो ये कंफर्म है कि वो रास नाम की कोई किताब लिख ही नहीं सकते। रास नाम की किताब जैन साहित्यकार लिखते हैं, और ये व्यास है, तो व्यास और रास ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सप्तशतीरा छंद और कविता भागवत, जैन साहित्यकार, चारण साहित्यकार, ब्राह्मण साहित्यकार। तो ब्राह्मण साहित्यकार है श्रीधर व्यास, और जो रास है वो जैन साहित्य का भाग है। तो इतना दिमाग लगाते तो भी अपना उत्तर निकल जाता। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुशल लाश, कुशल लाश नहीं है भाई, बार बार मिसप्रिंट हो रहा है, कुशल लाभ है, कुशल लाभ, कुशल लाभ, कुशल लाभ। कुशल लाभ रे बारे में नीचे दिया गया कतना सगड़ा सु सही नहीं है। कुशल लाभ रे बारे में नीचे दिया में सु कियो कथन सगड़ा में सु सही नहीं है। यानी सीधा सीधा बात है कि कुशल लाभ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनमें से एक स्टेटमेंट असत्य है, और वो स्टेटमेंट असत्य आपको छांटना है। कुशल लाभ की प्रश्न पिछली बार आया था ग्रेड 3 में, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रश्न सोल्व करने के बाद बताऊंगा कि कुशल जो लाभ है उनका पिछली बार कौन सा प्रश्न आया था। आरी रचनावा मुख्यतः ब्रज भाषा में रचाई गई है। आरो माधव नालर ढोला मारवाणी री चौपाई सरस काव्य है। आ देवी या शक्ति माते दुर्गा सतती भवानी छंद लिखियो है। आरो पिंगल शिरोमणि छंद, शिरोमणि नहीं पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि ये शब्द है शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि छंद शास्त्रीय आधारित ग्रंथ है, यानी शास्त्रीय साहित्य का ग्रंथ है। कौन सा सही और सटीक होगा? देखो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि कुशल लाभ एक जैन साहित्यकार है, जैन साहित्यकार है, और इनकी जो प्रमुख किताबें है उनकी प्रमुख किताबों में ध्यान रखना, एक तो है सीताराम चौपाई, सीताराम चौपाई, सीताराम चौपाई। एक है नल दमयंती चौपाई, नल दमयंती चौपाई, नल दमयंती चौपाई। नल दमयंती चौपाई के अलावा एक इनकी किताब है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि।
पिंगल शिरोमणि के अलावा इनकी किताब है दुर्गा सती, दुर्गा सती, दुर्गा सप्तसती, दुर्गा सप्तसती, दुर्गा सप्तसती है। भवानी छंद, भवानी छंद, माधव नाल, माधव नाल, ये सब इनकी प्रमुख किताबों के नाम है। अब भी अगर तुम नहीं समझो, मैंने लिख दिया कि ये जैन साहित्यकार है, तो फिर समझ ही नहीं पाओगे। पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ की किताब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जैन साहित्यकार है तो वो ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे भाई, जैन साहित्यकार मूल राजस्थानी का प्रयोग करते हैं। राजस्थानी का मूल स्वरूप ही जैन साहित्य के अंदर नजर आएगा। राजस्थानी का ओरिजिनल स्वरूप प्रश्न लिखवा रखा है कि राजस्थानी भाषा का मौलिक स्वरूप किस साहित्य में मिलता है? रास साहित्य में मिलता है। रासो नहीं, रास। राजस्थानी भाषा का मौलिक स्वरूप रास साहित्य में, और रास साहित्य जैनों का प्रमुख साहित्य है। और कुशल लाभ जैन साहित्यकार है तो वो विशुद्ध राजस्थानी का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल प्योर 100% राजस्थानी का यूज होगा, ना कि ब्रज का यूज होगा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी सब सही है। आरी रचनावा विशुद्ध राजस्थानी रे माए, आरी रचनावा विशुद्ध राजस्थानी रे माए। चलो, आ माईसु कुणसी कविता पोथी ईश्वरदास बारटरी कोनी, यानी ईश्वरदास बारट, ईश्वरदास बारटरी रचना कुणसी कोनी। पिछली बार जो कुशल लाभ का प्रश्न आया था वो आया था कि आमु कुणसी एक रचना कुशल लाभरी नी है, और ऑप्शन लिखा हुआ था सीताराम चौपाई, नल दमयंती चौपाई, मृगावती रास, पद्मिनी चौपाई। तो पद्मिनी चौपाई उनकी किताब नहीं थी। ठीक है, अगला देखो, ईश्वरदास बारट राजस्थान रहा वह साहित्यकार, राजस्थान रहा वह साहित्यकार, वह साहित्यकार जो आपरी भक्ति एवं चमत्कारा कारण, चमत्कारा कारण, चमत्कारा कारण परमेश्वरी तरह पूजा गया, परमेश्वरी जी हां पूजा गया, पूजा गया। ये पिछले थर्ड ग्रेड में आया था। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान के वह साहित्यकार जो अपने भक्ति एवं चमत्कार के कारण परमेश्वर की तरह पूजे गए थे, वो ईश्वरदास बारट थे। इनको लोगों ने भगवान के समान माना था। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इस बार लगभग सही आंसर बता रहे हैं। देखो, हरि रस इनकी किताब है, गुण बैराट है, देवी यान है, एक इनकी बड़ी लोकप्रिय किताब है हाला जालारी कुंडलियां, ये भी इनकी किताब है, हाला जालारी कुंडलियां, ये भी आपके ईश्वरदास बारट की है। नाग दमन नहीं है। नाग दमन किसकी किताब है? नाग दमन सायाजी जुल्ला की किताब है, सायाजी जुल्ला, सायाजी जुल्ला की किताब है, और कृष्ण भक्ति की किताब है। भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित किताब है सायाजी जुल्ला की, जिसका नाम है नाग दमन। नाग दमन ने बोल दीजिए चाहे हने बोल दीजिए, उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट की तरफ। अलेकू हिटलर काणी राकाणी कारकुन है, अन्नाराम सुदामा, डॉक्टर कल्याण सिंह, मालचंद तिवारी, विजयदान देथा। अलेकू हिटलर, अलेकू हिटलर काणीकार कौन है? ओके, साहित्यकारों के नाम तक नहीं लिखवाए। दिमाग तो ठीक है क्या? कोई 50 साहित्यकार लिखवाए आपको? सूर्यमल मिश्रण, ईश्वरदास बारट, संत साहित्य, लोक साहित्य। साहित्य तो आपको जितना पढ़ाया उतना एमए में भी नहीं पढ़ाते। इतना लंबा चौड़ा साहित्य पढ़ाया आपको। अब खुद ही कुछ करना ही नहीं चाहे तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फिर तो वो तो एक दोषारोपण वाली जैसी बात ही हो जाती है। डी डी बी सी डी डी, हाँ, इसमें विजयदान देता। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो सही उत्तर है वो विजयदान देता है, विजयदान देता। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विजयदान देता। राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है, राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है विजयदान देता। राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर। राजस्थानी भाषा का पाणिनि सीताराम लालस को कहते हैं। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता, कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। तो आपके विजयदान देता। चलो, राजस्थानी लोक साहित्य दीडसू हरजस काई है, ये पिछली बार प्रश्न आ चुका है। राजस्थानी लोक साहित्य दीडसू हरजस काई है। ख्याल, पवाड़ा, लोकगीत, लोकगाथा। हरजस काई है? भरत कालिदास। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं शिवचंद्र बर्तिया को। पाणिनि कहते हैं सीताराम लालस को। भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैयालाल सेठिया को। राजस्थानी भाषा का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो विजयदान देता को कहा जाता है। वेरी गुड, इस बार सबका सही आंसर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है। हरजस इंपॉर्टेंट है। हरजस लोकगीत है और हरजस दो अर्थों में गाए जाते हैं। एक तो याद रखना, मीराबाई द्वारा रचित है, मीराबाई द्वारा रचित, यानी मीरा द्वारा रचित संत शिरोमणि है, मीराबाई द्वारा रचित, और कृष्ण भक्ति में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसमें हरजस गाए जाते हैं। और एक हमें याद रखना, सेकावाटी। ये जो सेकावाटी क्षेत्र है इसमें बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर भी गाए जाते हैं। इसका मतलब सेकावाटी क्षेत्र के मरसिए के रूप में भी गाए जाते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति में भी गाए जाते हैं। मेनली इनकी जो प्रसिद्धि है वो कृष्ण भक्ति की वजह से, और सेकावाटी में मृत्यु पर भी गाए जाते हैं। तो लोकगीत जो है, जो भी बता रहा है, उनका सही आंसर है। मारो बदलो छप्या उपन्यास रचनाकार है। मारो बदलो छप्या, ये इन्वर्टेड कोमा यही बंद हो गई। छप्या मतलब रचित होता है, छप्या शब्द का मतलब होता है रचित। मारो बदलो छप्या उपन्यास रो रचनाकार कौन है? यानी एक उपन्यास है मारो बदलो, ये किसने लिखा था? जल्दी से बताइए। देखे, महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, विजयदान देथा, रामस्वरूप किसान। तो इसमें कौन कौन आंसर बताएगा? कि एक उपन्यास है मारो बदलो, मारो बदलो। हाँ, कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। ज्यादातर इसमें सही उत्तर बता पा रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ओके ओके, सी 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 ए डी। अरे, रामस्वरूप किसान तो नहीं है, विजयदान देथा इसका सही आंसर है। विजयदान देथा का प्रसिद्ध उपन्यास है मारो बदलो।
और रामस्वरूप किसान इनकी प्रमुख किताब है बारीक बात। बारीक बात, बारीक बात इनकी प्रसिद्ध किताब है। बारीक बात के अलावा आड़ा खोड़ी, सॉरी हाड़ा खोड़ी, किताब का नाम है हाड़ा खोड़ी। हाड़ा खोड़ी, तिक्कीदार, ये इनका कहानी संग्रह है। बारीक बात, हाड़ा खोड़ी और तिक्कीदार, ये रामस्वरूप किसान का कहानी संग्रह है। बाकी कविताएं भी है, आप बेट बात करा, कुक्यो गणो कबीर, ये सब रामस्वरूप किसान की कविताएं हैं। विजयदान देता का प्रमुख उपन्यास है मारो बदलो। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शंकरदान सामोरी लिखोड़ी रचनावा कौन कौन सी है? शंकरदान सामोरी लिखोड़ी रचनावा कौन कौन सी है? विरुद्ध चितहरियर देश दर्पण, रुक्मणी हरण और रेवंतगिरी रास, मृगावती रास और बखत बायरो, सगती सूजस और भागीरथी महिमा। बताओ देखे कौन कौन सी रचनाएं शंकरदान सामोर ने लिखी है? ऑफलाइन में भी बहुत लिखवाए हैं और पुस्तक में भी सुझाई थी। इस कारण 6 से 12 तक की राजस्थान की ड्यूटी पर होते हुए भी अरे खूब लिखवा रखे हैं। जितना साहित्य लिखवाया है आपको, मैं कह रहा हूं एमए के अंदर भी इतना नहीं लिखवाते, इतना आपको लिखवाया भी है, याद भी करवाया। केवल लिखवाना बात नहीं है, बात होती है याद करने की। तो वो आप चिंता नहीं करें, कुछ लोग करते रहेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो आप बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी डी सी डी, पता लग जाएगा। तक अभी शंकरदान सामोर को तो जानते हो ना, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग, मुल्क रा मीठा ठग कहा था। ठग कहा, ये किसने कहा था? मुल्क रा मीठा ठग, यानी मुल्क का मतलब देश, यानी अंग्रेज इस देश में मीठे ठग है, ये शंकरदान सामोर ने कहा। देखो विरुद्ध छत्री और देश दर्पण, देश दर्पण तो बिल्कुल शंकरदान सामोर की है, ये सही बात है। देश दर्पण में कहीं कोई दोहराई नहीं, लेकिन विरुद्ध छत्री ये तो दुर्सा आडा की किताब है। दुर्सा आडा, दुर्सा आडा की किताब है जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन है, तो विरुद्ध छत्री तो नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, रुक्मणी हरण है और रेवंतगिरी रास, रास आ गया तो ये रास तो जैन साहित्यकार है। मृगावती रास ये भी कुशल लाभ की रचना है, सॉरी मृगावती रास कवि समय सुंदर की रचना है। मृगावती रास नल दमयंती चौपाई, नल दमयंती चौपाई कुशल लाभ ने भी लिखा था, उन्होंने भी लिखा था। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्रमांक जो है ये भी नहीं हो सकता। मृगावती रास ये समय सुंदर की किताब है, जैन कवि समय सुंदर। सगती सुजस और भागीरथी महिमा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, द्रौपदी विनय या करुण बेहतरीरा रचनाकार है। द्रौपदी विनय महिला सशक्तिकरण से संबंधित पुस्तक, महिला सशक्तिकरण से संबंधित पुस्तक, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के 2 लेखक बताए थे। महिला सशक्तिकरण पर एक तो किताबें लिखी थी सत्य प्रकाश जोशी ने, याद करो सत्य प्रकाश जोशी, और सत्य प्रकाश जोशी ने 2 किताबें लिखी थी। एक तो लिखी थी बोल बारमली, बोल बारमली, और एक लिखी थी आपके राधा। वैसे तो इनकी और भी कई किताबें हैं, सत्य प्रकाश जोशी ने लिखा था सोन मिरगला जैसी कई किताबें लिखी थी, लेकिन बोल बारमली और ये और एक द्रौपदी विनय महिला सशक्तिकरण की किताब रामनाथ कविया ने लिखी थी। बिल्कुल सी जो सही बता रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। द्रौपदी विनय के रचनाकार बताओ कौन है? रामनाथ कविया है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर 2 साहित्यकारों ने बुक लिखी थी, एक तो सत्य प्रकाश जोशी और एक रामनाथ कविया, और रामनाथ कविया ने जो किताब लिखी वो द्रौपदी विनय लिखी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। अब राजस्थानी भाषा वाले कंप्लीट हो गए, आगे किलों में से आ जाए, किलों में से आ जाए। रामेलाव तालाब सोजत दुर्ग, बालाबाई की साल आमेर दुर्ग, गिद्दक राई जयगढ़ दुर्ग, नाना साहब का जालरा तारागढ़ दुर्ग। यानी इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है? 4 स्थलों के नाम लिखे हुए हैं और 4 स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, और इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल जोड़ा माना जाएगा? बालाबाई की साल आमेर, गिद्दक राई जयगढ़, नाना साहब का जालरा, सी डी सी। देखो डी जो बता रहे हैं ना वो तो बिल्कुल गलत बता रही है, ये बिल्कुल सही है तारागढ़ दुर्ग, और तारागढ़ दुर्ग भी अजमेर वाले की बात हो रही है। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम जालरा, इब्राहिम जालरा, जालरा मतलब जलाशय, और गोल जालरा, ये तीनों के तीनों जालरा जो है ये अजमेर के अंदर है। ऐसे ही एक तुवर जी का जालरा वो जोधपुर में, ध्यान रखना। फिर रामेलाव तालाब मान लीजिए नहीं आता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, एक बार नहीं आ रहा, छोटा स्थान आ गया तो। बालाबाई की साल आमेर नहीं आता, छोड़ दो। गिद्दक राई ये गिद्दक खाई है, गिद्दक खाई जयगढ़ में गलत है। गिद्दक खाई आपको बता रखा है गागरोन किले के अंदर है, वह स्थान जहां अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था गागरोन किले के अंदर, वो आपका गिद्दक खाई है। इसका मतलब गलत स्टेटमेंट आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तुवर जी का जालरा बिल्कुल जोधपुर के अंदर है, तंवर रणनीति उन्होंने बनाया था, तो तुवर जी का जालरा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिवाड़ का किला किस ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है? सिवाड़ का किला सोमनाथ, ओंकारेश्वर, गुस्मेश्वर, महाकालेश्वर। सिवाड़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है सिवाड़ का किला? सिवाड़ का किला हमें याद रखना है, एक तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर पड़ता है, और मान्यता के अनुसार यहां 12वां ज्योतिर्लिंग है। हालांकि आप गूगल करोगे तो वहां 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बताता, लेकिन हमें राजस्थान वालों को यही मानना है कि यहां पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग बना हुआ है, भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो सोमनाथ, ओंकारेश्वर, गुस्मेश्वर कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है गुस्मेश्वर महादेव, ये सिवाड़ के अंदर है। सिवाड़ कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। अतः जिसने भी सी आंसर को चूज किया है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुस्मेश्वर महादेव। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से असत्य कथन पर विचार कीजिएगा।
नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट में से कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। उन असत्य कथनों पर आपको विचार करना है। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर थे। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित प्रमुख चित्र प्रमुख है। केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। आराम से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाएं, आराम से जल्दी बताएं कि कौन सा इसके अंदर सही आंसर है और कौन सा इसके अंदर गलत आंसर है। ठीक तरीके से उत्तर का चुनाव करें। कुछ बी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है। गड़बड़ हो रही है सबके, देखते रहो, मैं सबके चेक करता रह रहा हूं। बी, डी, सी, एक शायर कौन आया, ओनली दो गलत। अब देखो, सबसे पहले चेक करो वापस। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्र, बिल्कुल सही है। मेवाड़ में भी चावंड शैली का है, लेकिन मेवाड़ लिख दिया तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, चावंड शैली का है, यह बात बिल्कुल सही है। रागमाला सेठ का चित्रण हुआ था डोलामारू 1592 में और 1605 में रागमाला सेठ। और ये जो रागमाला, इसका चित्रकार आप जानते हो निसारदीन था, निसारदीन था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर थे। नहीं, साहिबदीन और मनोहर कहां थे भाई? साहिबदीन और मनोहर ये जगत सिंह के काल में चित्रकार थे। साहिबदीन को तो जानते ही हो। साहिबदीन देखो, साहिब राम जयपुर में है। मेवाड़ महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जो जाने जाते हैं वो साहिबदीन और मनोहर जाने जाते हैं, तो ये तो गलत है। महाराणा संग्राम सिंह के समय गीत गोविंद के चित्र बने थे, बिहारी सतसई के भी बने, मुल्ले दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्रों के प्रमुख है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब केवल 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, बाकी सारे के सारे सही स्टेटमेंट है। मुल्ला दो प्याजे और कलीला दमना मतलब पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की एक कहानी है पंचतंत्र, जिसके 2 पात्र है कलीला और दमना, और उस कलीला और दमना का फारसी अनुवाद किसने किया था, ये मुझे बताइए। ये जो कलीला दमना या पंचतंत्र है, इसका जो फारसी अनुवाद हुआ है, ये किसके द्वारा किया गया था? और जिस नाम से ये फारसी अनुवाद हुआ है उसका नाम है आयरे दानिश, यानी आयरे दानिश नाम से इसका फारसी अनुवाद किस व्यक्ति ने किया था, बताइए रखे। ठीक है, बी, अगर तुमको पता है कि पेपर यहीं आता है तो इतना सारा क्यों करा देते हो आरएस के अकॉर्डिंग? अरे तो भाई मत करना। डिवाइजर बी, जिसको लगता है कि पेपर भारी है, जिसको लगता है हल्का है, वो रेस्ट करें आराम से, बिना फालतू ज्ञान नहीं दिया करे। 1-2 ज्ञानी बाबा आ जाते हैं बीच में। बताइए रखे, किसने किया था अबुल फजल? जिसको लगता है कि आरएस के अकॉर्डिंग है, किसी को लगता है एसआई के अकॉर्डिंग है, ऐसे ज्ञानी महानुभावों को हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज वो रेस्ट करें। जो ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग है उसी को पढ़ें, उनको तो पता है क्या ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग है, क्या ग्रेड 2 के अकॉर्डिंग है, वो तो सब जानते हैं इस दुनिया के अंदर। तो फिर वो बिना फालतू समय जाया नहीं करें, आराम से रेस्ट मोड में घर पर विश्राम करें, बिना फालतू दुख पा रहे हैं तो पता ही है, तो ज्ञान देने की जरूरत कहां, स्किप कर दीजिए। ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती क्लास ऑन हो जाती है उसके अंदर। जल्दी बताएं रखे, अबुल फजल, बिल्कुल जो भी सही बता रहा है उनका सही आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आयरे दानिश के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया है। चलो अगला, ये कल आया था, उसमें असिस्टेंट डेप्यूटी कमांडर के अंदर 12 जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते? ये देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। सीताबाड़ी मेले के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, और सीताबाड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते? ये बिल्कुल आपके असिस्टेंट जो डेप्यूटी कमांडर वाला पेपर हुआ था उसी का प्रश्न है, और तुरंत आपसे पूछ लिया गया है। ये पिछले संडे को ही आया है डेप्यूटी कमांडर के अंदर। सीताबाड़ी मेले के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। सीताबाड़ी जो मेला है ये आपके 12 में पड़ता है। 12 में कब बढ़ता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। सेरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। जिस समय ग्रेड 3 नहीं होता था, केवल रीट होता था, तो रीट लेवल फर्स्ट के अंदर यह प्रश्न आता था, 12 जिले में सीताबाड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते? तो कौन से में नहीं देते? भरत कुंड के अंदर, यानी लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड, सीता कुंड यहां पर बने हुए हैं। भरत कुंड आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। हाँ, सीताबाड़ी ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता और सेरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सेरिया जनजाति का कुंभ। वैसे देखो, सेरिया जनजाति का एक और मेला बढ़ता है। सेरिया जनजाति का अन्य एक मेला होता है कपिल धारा। कपिल मुन्नी नहीं, कपिल मुन्नी का बीकानेर में बढ़ता है। कपिल धारा का मेला ये केलवाड़ा 12 में बढ़ता है, केलवाड़ा 12 के अंदर। वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो सीताबाड़ी मेले से बड़ा कपिल धारा का मेला होता है, लेकिन अब हम प्रचलन में शब्द यही आ गया कि सेरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी, सीताबाड़ी तो हमें सीताबाड़ी मान लेना है, बाकी कपिल धारा का मेला भी काफी बड़ा बढ़ता है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ये देखो, ये भी प्रश्न कल के उस पेपर में आया हुआ है। अग्रणी संस्कार संबंधित है। अग्रणी संस्कार, अब अगर सीधा नहीं आ रहा है तो ऑप्शन देके भी आंसर निकाले जा सकते हैं। अग्रणी संस्कार संबंधित है गर्भकाल में शिशु सुरक्षा, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना, शिशु के मुंह में शहद और घी डालना, शिशु के नाम का चुनाव। जल्दी से बताइए देखे। जल्दी जल्दी आंसर। अग्रणी संस्कार संबंधित है, वेरी गुड। ऑप्शन देके आंसर निकल जाएंगे। देखो ठीक है, बिल्कुल लगभग ज्यादातर का सही आंसर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं सही आ रहा है। देखो, शिशु के नाम का चुनाव, ये तो गलत है। शिशु के नाम का चुनाव तो नामकरण हो गया ना, ये अपने राजस्थानी में उसको नावण कह देते हैं। नावण,
यानी शिशु के जन्म के 9वें दिन उसे प्रथम बार स्नान करवाते हैं और उसी दिन नामकरण कर देते हैं। तो ये तो नहीं है। शिशु को मुंह में शहद और घी डालना, ये तो जानते ही हो, 2 बूंद शहद 2 बूंद घी, जीवन गुंटी। शिशु का जन्म होते ही उसके अगर मुंह में 2 बूंद शहद और 2 बूंद घी डाल दिया जाए तो उसको बताओ क्या कहते हैं? जीवन गुंटी। प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाना मतलब मिठाई खिलाना, चावल की खीर मतलब मिट्टी हो गई, और प्रथम बार शिशु को अन्न खिलाना उसको तो अन्नप्राशन कहते हैं। इतना तो जानते ही है कि शिशु को प्रथम बार मीठा अन्न खिलाना अन्नप्राशन, मुंह में घी और शहद डालना जीवन गुंटी, नामकरण तो अपने आप ही हो गया। गर्भकाल में शिशु की सुरक्षा का जो संस्कार है इसको मारवाड़ में आग्रणी संस्कार कहा जाता है, ध्यान रखना। बाकी राजस्थान के अंदर तो सीमंतोन्नयन कहते हैं। ये जो शेष संस्कार है, शेष जगह तो इसको सीमंतोन्नयन कहते हैं, लेकिन मारवाड़ के अंदर इसी संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? अग्रणी संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ कपड़े लिखे हुए हैं और सामने उनके अर्थ लिखे हुए हैं, और आपसे पूछा है कि कौन से कपड़े का कौन सा अर्थ सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तनसुक, पोमचा, डेपाड़ा, अटपटी। तनसुक, पोमचा, डेपाड़ा और अटपटी, बताइए रखे कौन सा मेल खाएगा? तनसुक, पोमचा, डेपाड़ा, अटपटी। हाँ, सिंपल सा है, एक आंसर से निकल जाएगा। बिल्कुल डी बता रहे हैं। जो भी डी आंसर बता रहा है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन डी के अंदर कहीं पर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो, अटपट्टी ये पगड़ी है, और अटपट्टी पगड़ी पिछली बार पुलिस सब इंस्पेक्टर में आई थी 14 सितंबर 2021 को। पिछली बार का पीएसआई 3 शिफ्ट में हुआ था, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर। उनमें से ये अटपट्टी पगड़ी मेवाड़ में चलती। डेपाड़ा, घुटनों तक लंबी धोती, बता रखा है, घुटनों तक लंबी धोती। अगर यही प्रश्न यूं होता कि बताओ आदिवासियों में प्रचलित घुटनों तक लंबा लहंगा क्या कहलाता है? ये ग्राम सेवक 2016 में आया था, जिस समय वीडियो नहीं होता था, ग्राम सेवक होता था, कि आदिवासी महिलाओं में घुटनों तक लंबा लहंगा क्या कहलाता? आप ये मुझे बताओ। घुटनों तक लंबी धोती को तो डेपाड़ा कहते हैं, पोमचा ओढ़नी का प्रकार है ही, और तनसुक अंगरखी। अंगरखी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंगरखी के अंदर आपको याद रखना है, तो गद्दर, एक गाबा, गाबा, ड्योडी, दयोडी, मिर्जाई, 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 दुत्तई, दुत्तई, डगला, डगला, कानो। ये जो मैं नाम लिख रहा हूं ये पूरा जोड़ा आएगा, एक नाम नहीं आएगा। गद्दर, गाबा, ड्योडी, या तो ये नाम लिखा हुआ आएगा। मिर्जाई, दुत्तई, बिल्कुल सही आंसर आ रहा सबका। घुटनों तक जो लंबा लहंगा होता है उसको कच्छाऊ कहते हैं। गद्दर, गाबा, ड्योडी, मिर्जाई, दुत्तई, डगला, कानो, ये अंगरखी के प्रकार है। पोमचा हम जानते ही है, वंशवर्धी का प्रतीक वस्त्र होता है पोमचा, और पोमचा आपका सही है। पगड़ी, तंग धोती, तो कौन सा मिल रहा है? डी मिल रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। यहां एक शब्द ये भी याद रखना, पोमचा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कमल पुष्प अंकित ओढ़नी। शाब्दिक अर्थ याद रखना, कमल पुष्प अंकित ओढ़नी, यानी वह ओढ़नी जिस पर कमल का फूल बना हुआ है। कमल पुष्प अंकित ओढ़नी को पोमचा कहते हैं, जो वंशवर्धी का प्रतीक वस्त्र माना जाता है। पियर पक्ष लाता है। पाटोदा सिक्कर और जयपुर का यह प्रसिद्ध होता है। जलवा पूजन के दिन ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। मादी कड़कम क्या है? मादी कड़कम क्या है? अभी कल परसों का जो पेपर हुआ था उसमें चुन्नी आभूषण आया था, चुन्नी। अब पूछा है मादी कड़कम है पुरुषों का आभूषण, कथोड़ी जनजाति का वस्त्र, गागरोन दुर्ग एक लोक काव्य। बताओ देखें, मादी कड़कम है, मादी कड़कम किसका प्रकार है? गुलाबी पोमचा लड़की के लिए, बिल्कुल। पीला पोमचा या केसरिया पोमचा लड़के के जन्म पर, बेसिकली पीला ज्यादा होता है, और गुलाबी पोमचा लड़की के जन्म पर, बिल्कुल सही है। मादी कड़कम किसका प्रकार है? बी ए, बी ए, बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ गलत भी बता रहे हैं। ए बी, बी ए कैसे आ सकता है? कुछ लोग बी बता रहे हैं। देखो, मादी कड़कम पुरुषों का आभूषण है, और पुरुषों में भी अगर कोई हमसे पूछे कि कान का आभूषण है, तो पुरुषों में कान का आभूषण माना जाता है। कथोड़ी जनजाति का वस्त्र नहीं है। कथोड़ी महिलाएं लाल रंग की एक साड़ी पहनती है जिसको फड़का कहते हैं, ध्यान रखना, फड़का। ये लाल साड़ी होती है। कथोड़ी महिलाएं जो होती है वो मराठी अंदाज के अंदर, मराठी स्टाइल के अंदर एक लाल साड़ी पहनती है, और उस लाल साड़ी को बताओ क्या बोला जाता है? फड़का बोला जाता है। गागरोन दुर्ग नहीं, गागरोन दुर्ग के तो कई सारे नाम है, डोडगढ़ है, दुलरगढ़ है, ऐसे कई सारे नाम है। इसके अलावा गरगराटपुर इसका प्रारंभिक नाम रहा था, गरगराटपुर। इसके अलावा बाद में महमूद खिलजी ने इसका नाम बदलकर मुस्ताफाबाद कर दिया था। ये तो नहीं है। एक लोक काव्य डोला मारू रादुआ है। याद रखना, राजस्थानी साहित्य में लोक काव्य कौन सा है, यानी जो आम लोगों से परिचित है, वो डोला मारू रादुआ है। और डोला मारू रादुआ कवि कलोल ने लिखा था। डोला मारू रादुआ लिखा था कवि कलोल ने। तो ये एक लोक काव्य है जिसका नाम है डोला मारू रादुआ। पुरुषों का एक आभूषण है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रामानुज संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? आपके कवि कलोल, बिल्कुल। अगला देखो, देखे, निम्नलिखित में से रामानुज संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इसे रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। रामानुज के क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र श्री रंगपट्टनम एवं कांची था। रामानुजाचार्य मुक्ति का मार्ग ज्ञान को नहीं मानकर भक्ति को मानते हैं। वो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में विश्वास रखते थे। ये अगर कोई गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सर कितनी कटऑफ जाएगी? अरे कटऑफ पेपर आने के बाद पता लगेगा। अभी कहां कटऑफ का तुम अंदाजा लगा रहे हो? पेपर में देखते ही पता लग जाएगा कि कटऑफ क्या रहने वाली है। देखो, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, ईमानदारी से,
तो आपको पेपर में बैठते ही पता लग जाएगा कि पेपर हार्ड है इजी है। अगर पेपर हार्ड है तो अनावश्यक छेड़खानी नहीं करें, जितने प्रश्न आ रहे हैं उतने करें, 5 7 10 संदिग्ध प्रश्न अटेम्प्ट करें, ज्यादा छेड़खानी नहीं करें। जिसने तैयारी की है उसको पेपर में बैठते ही पता लग जाएगा। और जो केवल पंचायती में ही रहा है उसके बाद तो इजी आओ और भले हार्ड आओ, उसके लिए तो सारे बराबर है। अब केवल और केवल कोई 5 10 15 दिन पढ़ा है तो फिर वो तो गड़बड़ है। और किसी ने सीरियसली 5 6 महीने तैयारी की है, पेपर में बैठते ही पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कठिन है या क्वेश्चन सरल है। अगर क्वेश्चन कठिन है तो आप जो आ रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करते जाएं, पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब एक बार पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तो फिर संदिग्ध यानी जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनके ऊपर अटेम्प्ट करें। तो फटाफट देख ले। हाँ जल्दी चलो सर, जल्दी चल के कहां जाएंगे भाई। देखो कौन कौन बता रहा है, सी बता रहा है, सी बता रहा है, सी बता रहा है, बी बता रहा है, सी बता रहा है। देखो सबसे पहला इसे रामावत संप्रदाय कहते हैं, बिल्कुल सही। देखो रामानुज संप्रदाय मतलब राम की भक्ति, राम की भक्ति के कारण इसे रामावत भी कहते हैं। ये श्री रंगपट्टनम एवं कांची इनका प्रमुख केंद्र था। रामानुजाचार्य मुक्ति का मार्ग ज्ञान को नहीं मानकर भक्ति को मानते, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते, ये बात गलत है। आपको याद होगा एक तो वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, रामानंदी संप्रदाय रामानंद जी, गौड़ीय संप्रदाय माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुज, ये सब सगुण में पढ़ के आते हैं अपन। याद है सेव वैष्णव नाथ वल्लभ संप्रदाय, ये सब सगुण भक्ति में। सगुण मतलब निर्गुण को नहीं मान सकते, सगुण को मानते हैं। तो कौन से कथन सत्य है, 1 और 2 सत्य है। जिसने सी बताया है उनको बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। चलो अगला, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लंगा जाति के गायकों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है झांझ, खड़ताल, ढोलक, सारंगी। अब के विद्वान कहेंगे कि सर वाद्य यंत्र तो सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में संगीत है, संगीत के अंदर यंत्र भी आ जाएंगे। तो एक आधा प्रश्न आ भी जाए तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना, आएगा तो बेसिक लेवल का ही आएगा। और दूसरा, संगीत आ गया मतलब इनडायरेक्टली कहीं से भी वाद्य यंत्र आ सकता है। कोई नृत्य का वाद्य यंत्र पूछ लेगा, आप कह दोगे दौल नृत्य में वाद्य यंत्र या कच्ची घोड़ी का वाद्य यंत्र, तो वो इनडायरेक्टली सारे सिलेबस में हो ही गया। नृत्य है तो वाद्य यंत्र ऑटोमेटिक ही हो गया, क्योंकि नृत्य वाद्य यंत्र के बिना नहीं होते। गीतों के साथ इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। गीत में रामदेव जी के गीत गाते समय चौबारा चौतारा तानपुरा बजाते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी बता रहे हैं और कुछ भी बता रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के लंगा जो जाति के गायक है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, ऐसे कैसे बता रहे हैं भाई, बी डी बी डी। अरे झांझ तो नहीं है, झांझ कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र। ये पटवार में आ चुका है कि कच्ची घोड़ी नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका कौन सा है, झांझ है। खड़ताल नहीं है, आपको याद रखना कामायचा और खड़ताल, कामायचा और खड़ताल ये दो जो वाद्य यंत्र है ये मांगणियारों के वाद्य यंत्र है। कामायचा और खड़ताल, मांगणियार, लंगा भी एक जाति है और मांगणियार भी एक जाति है। तो ये जो वाद्य यंत्र है ये मांगणियारों के हैं। और खड़ताल का तो जादूगर से ही पता लग जाएगा। खड़ताल के जो जादूगर माने जाते हैं वो सद्दीक खां मांगणियार है, नाम से ही पता है। खड़ताल के जो जादूगर है वो है सद्दीक खां मांगणियार, सद्दीक खां मांगणियार। ये आपके गाजी मोहम्मद नाम के कलाकार थे। तो अब सारंगी जिसने भी बताया है वो बिल्कुल सही। एक तो सारंगी और एक सतारा, सारंगी और सतारा ये दो ऐसे वाद्य यंत्र है जो लंगा गायकी में प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र है। हाँ, सारंगी, खड़ताल, सद्दीक खां मांगणियार। बिल्कुल, खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मांगणियार को कहा जाता है, सद्दीक खां मांगणियार। तो आपका सारंगी भी है लंगाओं का और सतारा भी। ऐसे तो बाकी कोई सा भी, ऐसा थोड़ी है कि लंगा केवल 2 ही वाद्य यूज लेंगे, कोई सा भी लिया जा सकता है। लेकिन इनका जो प्रमुख वाद्य होता है वो सारंगी और सतारा होता है। खड़ताल और कामायचा ये मांगणियारों का प्रमुख वाद्य है। तो डी जिसने टिक किया है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। वल्लभ संप्रदाय की निम्नलिखित पीठों में से असुमेलित युगम कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय, गोकुल चंद्र जी, गोकुल उत्तर प्रदेश, मथुरेश जी कोटा, द्वारिकाधीश कांकरोली, मदन मोहन जी कामांडी। बताइए देखे वल्लभ संप्रदाय। कल लेंगे हम धारा उसमें, परसों मंडे से स्पेशल जी के वाले बैच के अंदर 1.5 ओवर्स की करवा दो। अब ये थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने के बाद 1.5 की आपके कर देंगे। उसमें कौन से में जो स्पेशल राजस्थान जी के वाला उसमें आएंगे परसों, कल तो मकर संक्रांत है। डी डी डी, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है। शाबाश, वाह शेरों वाह। निम्नलिखित में से वल्लभ संप्रदाय की पीठों में से असुमेलित। वल्लभ संप्रदाय समझते हैं, वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं टोटल। मुख्य पीठ के अतिरिक्त टोटल कितनी पीठें हैं? 7 पीठें हैं। उनमें से मदन मोहन जी कामा, ये बिल्कुल सही बात है। जो भी डी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। डी गलत है, मदन मोहन जी कामा में है, सही बात है। आप कहेंगे सर मदन मोहन जी तो करौली में है, आपको शायद इतना भी नहीं पता। सर आप ढंग से पढ़ा करो, अभी आपको आता नहीं, आप बच्चों को गलत मत पढ़ाओ। मदन मोहन जी मंदिर तो हमें पता है, हम तो जाके आए हैं सर। मदन मोहन जी मंदिर करौली में, कामा में कब से हो गया? आपको सर फिर कुछ आता ही नहीं है। बात तो आपकी भी सही है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में जो है वो गौड़ीय संप्रदाय का है, गौड़ीय संप्रदाय। जबकि मदन मोहन जी जो कामा है वो डी वाला, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी जो बता रहे हैं उनका तो बिल्कुल गलत आंसर है। मदन मोहन जी करौली में है, वो गौड़ीय संप्रदाय के हैं। मदन मोहन जी जो है वो कामा के अंदर है, ये आपके वल्लभ संप्रदाय का है। तो डी जो है आपका सही है। मथुरेश जी कोटा, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। मथुरेश जी का मंदिर बताओ कहां पर है? कोटा के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। मथुरेश जी का मंदिर बताओ कहां पर है? कोटा के अंदर है। करौली में गौड़ीय का है, बिल्कुल सही है, गौड़ीय का है।
द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में कोई गलत नहीं। गोकुल चंद्र जी मंदिर, गोकुल ये गलत है। गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामा के अंदर है। गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामा, इसका मतलब ये हो गया कि कामा के अंदर वल्लभ संप्रदाय की दो पीठें, एक तो मदन मोहन जी कामा और एक गोकुल चंद्र जी कामा। गोकुल चंद्र जी कामा, गोकुल दास जी का मंदिर वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यहां पर जो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिद्दड़ नृत्य में महिलाओं का वेश धारण करने वाले पुरुषों को क्या कहा जाता है? बाजीगर, गणगौर, दुल्हा दुल्हन, सरदार। गिद्दड़ नृत्य में महिलाओं के वेश धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? जी करौली करना, जल्दी बताओ। देखिए गोकुलदास जी यूपी, बिल्कुल गोकुलदास जी का मंदिर है वहां पर यूपी के अंदर। अगला, गिद्दड़ नृत्य में महिलाओं का वेश धारण करने वाला क्या कहलाता? बताओ देखिए। ओहो क्या बात है, इस बार तो सारे ही नहीं, सारे तो कहां सही बता रहे, इतना कहां आ गया। बी दो चार के तो मैं नाम देख रहा हूं, भगवान ही जाने उनके क्या हो रखा है, कोई 5-7 दिन खराब ही चल रहे हैं कि क्या है। वो जब भी उत्तर देते हैं उनका गलत ही निकलता है। वो कभी कभी तो भीड़ देख के बी बताते हैं, कभी डी बताते हैं, लेकिन उनका गलत हो जाता है। हे प्रभु रक्षा करना, हे प्रभु। हाँ बिल्कुल सही है। देखो देखिए डी ए बी 17 बांध के उत्तर आ रहे हैं। हाँ नहीं, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, नाम तो मुझे दिख ही रहे हैं ना। वो सोचते हैं पूरा कि ज्यादा कौन सा आ रहा, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, उसी हिसाब से वो देते हैं और फिर उनका और फिर से गलत निकल जाता है। तो देखो देखिए, गिद्दड़ नृत्य में महिलाओं का वेश धारण करने वाला बाजीगर नहीं, बाजीगर तो एक पात्र का नाम है भाई, बाजीगर तो पात्र का नाम है। दुल्हा दुल्हन पात्र का नाम है, सरदार पात्र का नाम है, गणगौर इसका मतलब केवल बी, जिसने भी डी टिक किया है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गणगौर या मेहरी, हाँ ये दूसरा आदमी जो है ये सही बता रहा है, कौन है नाम तो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन गणगौर या मेहरी जो है वो उसे कहा जाता है। देखो पिछली बार ग्रेड 3 में प्रश्न आया था, दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन, दुल्हा दुल्हन, सेठ सेठानी, सेठ सेठानी, साधु, शिकारी, सरदार, बाजीगर इत्यादि स्वांग कौन से नृत्य में दिखाए जाते हैं? तो ये सारे स्वांग गिद्दड़ नृत्य में दिखाए जाते हैं, ध्यान रखना। दुल्हा दुल्हन यानी कुछ पुरुष कलाकार दूल्हे के कपड़े पहन के आते हैं, कुछ पुरुष कलाकार दुल्हन के कपड़े पहन के आते हैं, कोई सेठ सेठानी बन के आता है, तो ये तो पात्र है। यहां आपने जिसने भी डी आंसर को टिक किया है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट, श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? दो परंपराएं हैं, तो स्वातंबर और एक दिगंबर परंपरा। उनमें से बताओ श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैनों में पर्युषण पर्व कौन सी तिथि को मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ देखिए आंसर कौन कौन सही बता रहा है। श्वेतांबर जैनों में पूछा है और स्वातंबर जैनों में पर्युषण पर्व कौन सी तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। पर्युषण जैनों का प्रमुख पर्व है। पर्युषण जानते होंगे सब, हाँ बी सी डी, ए बी सी गड़बड़ हो गई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बाबू भैया कौन है ये लोग? हाँ गुरु मेरा जो एग्जाम नहीं है फिर भी तैयारी करूं। कर भाई तैयारी करिए, काम चाली जमानो बदल को, आजकल बिना तैयारी की नहीं हुए। देखो श्वेतांबर जैन परंपरा, पर्युषण शब्द का अर्थ याद रखो सबसे पहले तो। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व में हमें याद रखना है एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर, दो शाखाएं हैं। श्वेतांबर में पहले मनाते हैं, तो पहले मनाते हैं इसका मतलब भाद्रपद कृष्ण 12 से लगा करके और शुक्ल पंचमी तक, और फिर इधर दिगंबरों में भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाते हैं। अब आप देख लो देखिए कौन सा पूछा है, ये आपका पूछा है श्वेतांबर का, तो कृष्ण 12 यानी द्वादशी, 12 का मतलब द्वादशी शुक्ल पंचमी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। और दिगंबरों में पूछते तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक हो जाता, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। दूसरा यहां पर यह याद रखना है, आपके पर्युषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता निकट रहना। यह एक प्रकार से क्षमा याचना का पर्व है, यानी वर्ष भर में अगर किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, तो फिर उन बातों को ईगो पर नहीं लेकर के, ज्यादा लंबी चौड़ी बातों को फैला नहीं करके, पर्युषण के दिन एक दूसरे से गले मिलकर पुराने गिले शिकवे दूर कर लेना, क्षमा याचना का पर्व है। बाकी जैनों में तुम और कुछ याद रखो कि नहीं रखो, महावीर जयंती तो याद रखना भाई, महावीर जयंती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ऋषभ देव जयंती, जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी, तो महावीर जयंती आती है चैत्र शुक्ल 13 को, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13 और ऋषभ देव जी की जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को। आप इतना याद रख लेना कि भाई जैनों वाले ज्यादातर जो त्योहार होते हैं वो भादवे में आते हैं, भादवे का मतलब भाद्रपद के अंदर आते हैं, और जैन धर्म की जो दोनों प्रमुख जयंतियां हैं पहले तीर्थंकर की 24वें की, वो चैत्र के महीने में आती है। हो सके तो चैत्र का महीना विकल्प में आपको एक ही मिलेगा, तो दोनों जयंतियां पहले तीर्थंकर वाली, 24वें तीर्थंकर वाली आपकी चैत्र में आएगी और ज्यादातर त्योहार भादवे में आएंगे, तो यहां सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कर्ण विलास और दिलकुश महल महाराणा करण सिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए। मुबारक महल के निर्माण में यूरोपियन शैली का प्रयोग किया गया। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में स्थित सेवाड़ी मंदिर है।
बताइए देखिए कौन सा असत्य कथन है। कर्ण विलास और दिलखुश महल महाराणा करण सिंह द्वितीय ने बनाए थे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है मुबारक महल का निर्माण यूरोपीय शैली में किया गया है। इसके अलावा पूछा गया है राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली है। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। देखिए कौन सा आंसर होगा, कौन सा कथन असत्य है, असत्य है। तो केवल ए, केवल बी, केवल सी, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, सारे सही है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो सबसे पहली बात, कर्ण विलास और दिलखुश महल ये उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील के पास में उदयपुर के अंदर है। और नाम से ही पता है कर्ण विलास महल और दिलखुश महल ये कर्ण सिंह द्वितीय द्वारा बनाए गए, इनमें कहीं कोई गलती नहीं है। मुबारक महल दो जगह है, एक तो टोंक में और एक जयपुर में। अब यहां पेपर में ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सी मुबारक महल की बात कर रहा है, लेकिन जो टोंक वाला मुबारक महल है ये तो पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ है, और जयपुर वाला यूरोपीय शैली में बना हुआ है। जयपुर वाला जो है 1900 ईस्वी में बना था माधो सिंह द्वितीय, और स्वाभाविक सी बात है 1900 ईस्वी या मैं कहूं कि 1857 के बाद कोई महल बनेगा तो यूरोपीय शैली का प्रभाव आएगा आएगा। और जयपुर में स्थित मुबारक महल जो राजपूत मुगल स्थापत्य शैली के समन्वय में निर्मित है, साथ में यूरोपीय स्थापत्य का प्रभाव भी उस पर नजर आता है। वैसे मूल रूप से वो राजपूत मुगल स्थापत्य शैली के अंदर है, राजपूत मुगल स्थापत्य शैली के अंदर। तो ये आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले में स्थित सेवाड़ी का जैन मंदिर है, ये आपका बिल्कुल सही है। मुबारक महल के निर्माण में यूरोपियन शैली का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब ये तो सारे ही सही है। टोंक और जयपुर, बिल्कुल ध्यान रखना, जयपुर वाला भी राजपूत मुगल स्थापत्य शैली में है, लेकिन यूरोपीय शैली का प्रभाव उसके अंदर है, बिल्कुल है। मूल रूप से तो राजपूत मुगल स्थापत्य शैली है, ये मुस्लिम स्थापत्य शैली है, तो यूरोपीय का प्रभाव है, ये भी सही है, ये भी सही। इसका मतलब तो गड़बड़ है, ये तो सारे ही सही है। पूछा क्या है, असत्य कथन पूछा है, तो असत्य तो कोई है ही नहीं, तो फिर इसको क्या करें, इसको सही करें। असत्य के स्थान पर बताओ क्या करें, सत्य करें, और क्या सत्य कथन है। सत्य कथन है तो फिर आपका ए बी और बताओ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सेट सही है। हाँ, सत्य कथन बना लो इसको। हाँ, तो गलत क्या है, गलत कुछ है ही नहीं, गलत कहां से लाए। उपरोक्त सभी सही है, एक जना कह रहा तो पूछा तो गलत है, गलत पूछा है तो गलत ही पूछा, गलत वाले ने गलत पूछा है, पूछना सही था इसको, गलत किसी को नहीं, कोई सही गलत नहीं है इसमें से। तो आपका सही उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर समन्वय है। यहां गीत शब्द गलत है, गीत नहीं है, संगीत है। संगीत मतलब वाद्य यंत्र, और नृत्य का सुंदर समन्वय है। आपके उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। ध्यान रहे, शेखावटी ख्याल, हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल और कन्हैया ख्याल। ख्याल लोकनाट्य में से प्रश्न आया है, लोकनाट्य में से। अब आप कहेंगे सर लोकनाट्य तो सिलेबस में लिखे हुए नहीं, लोक संगीत लोक नृत्य लिखे हुए हैं। अरे माथो, लोक साहित्य सिलेबस में है तो लोक साहित्य में सब कुछ आ गया, लोकनाट्य, लोकगीत, ये सब लोक साहित्य है। तो लोक साहित्य सिलेबस में है मतलब सब कुछ सिलेबस में आ गया, लोक नृत्य, नाट्य, ये सारे लोक साहित्य के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल जिसने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखो यहां एक पॉइंट याद रखना, संगीत, संगीत प्लस नृत्य प्लस गायन, तीनों का मिश्रण तमाशा में होता है। यह पॉइंट नोट करके याद रखना, संगीत, नृत्य, गायन, तीनों का मिश्रण कौन से लोकनाट्य में होता है, तो कौन से लोकनाट्य में होता है, तमाशा। वैसे तमाशा जयपुरी ख्याल का ही एक भाग माना जाता है, लेकिन तमाशा के अंदर यह होता है तीनों का मिश्रण होता है। ऑप्शन आपका जो सी होगा वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। कन्हैया ख्याल में भी एक बात याद रखना, इसका पात्र मेड़िया, मेड़िया वे कथा कहन कहलाती है, एवं जो कथा है उसको कहन कहते हैं। कन्हैया ख्याल करौली की प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल में शामिल जो पात्र होते हैं उन पात्रों को तो मेड़िया कहते हैं, एवं कथा को बताओ क्या कहते हैं, कहन कहते हैं। ऑप्शन सी है। शेखावटी ख्याल में याद रखना चिड़ावा की प्रसिद्ध है, नानू राम जी ने शुरू की थी और दुलिया राणा ने इसे लोकप्रिय बनाया था। दुलिया राणा, इन्होंने इस ख्याल को लोकप्रिय बनाया था। आकर्षक या प्रभावी पद संचालन उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और हेला ख्याल लाल सोट दोसा की प्रसिद्ध है, जिसमें लंबी लंबी आवाज या लंबे लंबे हेले मारे जाते हैं। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, बताओ। देखिए यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से 3 गलत है, 1 सही है। जो सही है वो आपको छांटना है। रिया लड़का है, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। रिया सिस्टर मेरे एक के ग्रुप से लिया है, ये डीपी ना आपकी है ना मेरी है। वर्तिका जी पढ़ाई कर लो, डीपी कहां काम आएगी। कितनी भी खूबसूरत, आजकल तो मतलब ही नहीं रहा, एआई से कितनी भी खूबसूरत बना लो डीपी, क्यों बिना फालतू में, जो चीजों का मतलब भी नहीं अपने। डीपी, स्टेटस, स्टोरी, ब्लॉग, फॉलो, नॉन फॉलो, स्नैपचैट, भगवान ही जाने कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे। हाँ, सी डी बी ए है प्रभु, ए है, बी है, सी है,